अध्याय 3। कृपया एक तरफ हट जाएं और दफा हो जाएं। धड़ धड़ धड़। गश्त लगाते रात के पहरेदार ने अपनी लकड़ी की खड़खड़ियां एक लय में बजाईं। आवाजें ऊंचे खंभों वाले घरों में फैल गईं। आर्यन ने अपनी सूखी पलकें खोली जबकि उसके दिल ने चुपचाप सोचा, भोर होने में अब बस 1 घंटा बचा है। पिछली रात वह काफी देर तक बिस्तर पर लेटा सोचता रहा था। उसने बहुत सारी योजनाएं सोचीं। वह शायद केवल 2 घंटे से थोड़ा अधिक सोया था। इस शरीर ने अभी तक खेती शुरू नहीं की थी, उसकी ऊर्जा उतनी ताकतवर नहीं थी और इस प्रकार उसका शरीर और दिमाग अभी भी थकान में डूबे हुए थे। हालांकि 500 साल के अनुभव के साथ आर्यन ने लंबे समय से गहरी इस्पात जैसी दृढ़ता विकसित कर ली थी। इस तरह की नींद की कमी वाली थकान उसके लिए कुछ भी नहीं थी। तत्काल उसने पतली रेशमी कंबल को धकेल दिया और सफाई से उठ गया। उसने खिड़की खोली और पाया कि बसंत की बारिश रुक गई थी। मिट्टी, पेड़ों और जंगली फूलों की मिली जुली खुशबू ने उसका स्वागत किया। आर्यन को अपना सिर साफ महसूस हुआ। नींद पूरी तरह धुल गई। अभी सूरज नहीं उगा था, आसमान अभी भी गहरा नीला था, न तो बहुत गहरा और न ही बहुत चमकीला। चारों ओर देखने पर हरे बांस और लकड़ी से बने ऊंचे घर पहाड़ के विपरीत हल्के हरे रंग का एक समुद्र थे। ऊंचे घर कम से कम 2 मंजिला थे। ये पहाड़ के लोगों की घर की अनूठी संरचना थी। पहाड़ के उबड़ खाबड़ इलाके के कारण पहली मंजिल बड़े लकड़ी के खंभों की होती है, दूसरी मंजिल पर लोग रहते हैं। आर्यन और उसका भाई रोहन दूसरी मंजिल पर रहते थे। छोटे मालिक आर्यन, आप जाग गए। मैं ऊपर जाऊंगी और आपके हाथ मुंह धोने का इंतजार करूंगी। इस समय एक युवती की आवाज नीचे से ऊपर आए। नीचे देखने पर आर्यन ने अपनी निजी नौकरानी प्रिया को देखा। उसकी सुंदरता औसत से थोड़ी ही अधिक थी, लेकिन उसने अच्छे कपड़े पहने थे। प्रिया ने हरे रंग का लंबा बाहों वाला और पतलून वाला गाउन पहन रखा था। उसके पैरों में कड़ी हुई जूतियां थीं और उसके काले बालों में एक मोती की हेयरपिन थी। उसका शरीर सिर से पैर तक युवा ऊर्जा से चमक रहा था। वह खुशी से आर्यन को देखते हुए पानी का एक बेसिन लेकर ऊपर आए। पानी सही गर्म तापमान पर था और इसका उपयोग चेहरा धोने के लिए किया गया था। मुंह कुल्ला करने के बाद उसने अपने दांत साफ करने के लिए बर्फ के नमक के साथ एक विलो टहनी का इस्तेमाल किया। प्रिया धीरे से इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखें वसंत की तरह जीवंत थीं। जब वह हो गया तो उसने आर्यन को कपड़े पहनने में मदद की। इस प्रक्रिया के दौरान उसकी भरी हुई छातियां उसकी कोहनी या उसकी पीठ से कुछ बार रगड़ गईं। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसका दिल पानी की तरह शांत था। ये नौकरानी उसकी चाची और चाचा की जासूस के सिवा कुछ नहीं थी और एक घमंडी, दिलहीन लड़की थी। अपने पिछले जीवन में उसने उसे मोहित कर लिया था, लेकिन जागरण समारोह के बाद जब उसकी स्थिति गिर गई तो उसने तुरंत अपना सिर फेर लिया और उसे अनगिनत तिरस्कारपूर्ण नजरें दी। जब रोहन आया तो वह प्रिया को आर्यन की छाती के कपड़ों की सिलवटें ठीक करते हुए देखने के लिए समय पर पहुंच गया। उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। इन वर्षों में अपने बड़े भाई के साथ रहते हुए आर्यन की देखभाल में उसके पास भी एक नौकर था जो उसकी सेवा करता था। हालांकि उसका नौकर प्रिया जैसी युवा लड़की नहीं थी, बल्कि एक मोटी और चौड़ी बूढ़ी महिला थी। मुझे नहीं पता कि किस दिन प्रिया मेरी इस तरह सेवा कर पाएगी, कैसा महसूस होगा, रोहन ने अपने दिल में सोचा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं की। उसकी चाची और चाचा का आर्यन के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रेम किसी से छिपा नहीं था। मूल रूप से उसके पास तो कोई नौकर ही नहीं था। यह आर्यन ही था जिसने पहल करके रोहन के लिए एक नौकर की मांग की थी। हालांकि मालिक और नौकर के बीच पद का अंतर था, लेकिन आमतौर पर रोहन प्रिया को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी नौकरानी प्रिया एक थी जो उसकी चाची और चाचा के पास खड़ी थी। नौकरानी प्रिया पूरे घर की देखभाल करने वाली थी। उसे अपनी चाची और चाचा पर पूरा भरोसा था। उसकी सत्ता कम नहीं थी। ठीक है, ठीक करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने अधैर्य से प्रिया के मुलायम छोटे हाथों को हटा दिया। उसके कपड़े लंबे समय से ठीक थे, वह बस उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया और उसके भविष्य की चमक के लिए आर्यन के ग्रेड प्रतिभा होने की संभावना बहुत बड़ी थी। अगर वह उसकी रखेल बन पाती तो वह नौकर की स्थिति से मालिक की स्थिति तक उठ पाती। ये काफी बड़ा कदम था। अपने पिछले जीवन में आर्यन उसके द्वारा धोखा खा गया था और प्रिया के लिए भावनाएं रखता था। अपने पुनर्जन्म के बाद वह धधकती आग की तरह स्पष्ट था। उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। तुम जा सकती हो। आर्यन ने प्रिया की ओर देखा भी नहीं जब उसने अपनी आस्तीन के कफ ठीक किए। प्रिया ने थोड़ा मुंह फुलाया, महसूस किया कि आज आर्यन का रहस्यमय व्यवहार काफी अजीब और परेशान करने वाला था। वह बिगड़ल तरीके से जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसकी ठंडी और भ्रमित प्रकृति से डरकर उसका मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ इससे पहले कि उसने हाँ कहा और आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने रोहन से पूछा। उसका छोटा भाई दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपने पंजों को देखने के लिए सिर झुका रखा था। उसने हल्के से हाँ बुदबुदाया। रोहन वास्तव में चौथे पहर से जगा हुआ था, वापस सोने के लिए बहुत घबराया हुआ था। वह चुपचाप बिस्तर से उठ गया था और बहुत पहले ही तैयार हो गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। आर्यन ने सिर हिलाया। अपने पिछले जीवन में वह अपने छोटे भाई के विचारों के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस जीवन में वह कैसे नहीं समझ सकता था। लेकिन अभी यह उसके लिए अर्थहीन था और उसने हल्के से कहा, तो चलो। तो दोनों भाई घर से निकल गए। रास्ते में वे कई समान उम्र के युवाओं से टकराए। सभी 2-3 के समूहों में काफी स्पष्ट रूप से एक ही गंतव्य की ओर जा रहे थे। देखो दोस्तों, वे आहूजा भाई हैं। उनके कानों में हल्की सावधान बातें सुनाई दी। जो आगे चल रहा है वह आर्यन है। वह वही आर्यन है जिसने कविताएं बनाई, उनमें से कुछ ने जोड़ दिया। तो वह है। उसका चेहरा भावहीन है, जैसे उसे दूसरों की परवाह नहीं, ठीक वैसी ही जैसा कि अफवाहें कहती हैं। किसी ने ईर्ष्या और द्वेष से भरी खट्टी आवाज में कहा, हम्फ, अगर तुम उसकी तरह होते तो तुम भी ऐसा ही कर पाते। किसी ने ठंडे लहजे में उस व्यक्ति के खिलाफ जवाब दिया, एक तरह की असंतोष छिपाते हुए। रोहन ने भावहीन होकर सुना।
वह इस तरह की चर्चा का लंबे समय से आदी था। अपना सिर झुकाए हुए वह चुपचाप अपने बड़े भाई के पीछे चलता रहा। अब तक भोर की रोशनी क्षितिज से झांक चुकी थी, जिससे आर्यन की छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन आर्यन को अचानक लगा जैसे वह अंधेरे में चल रहा हो। यह अंधेरा उसके बड़े भाई से आ रहा था। शायद इस जीवन में वह कभी भी अपने भाई की विशाल छाया से बच नहीं पाएगा। उसे अपनी छाती पर दबाव का एक झटका महसूस हुआ, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हुई। इस शापित एहसास ने तो उसे घुटन शब्द सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये बात इस कहावत का एक अच्छा उदाहरण है। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले आसानी से दूसरों से ईर्ष्या पैदा करते हैं। आर्यन ने आसपास की गपशप सुनते हुए एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब ये घोषणा की गई कि उसके पास सी ग्रेड प्रतिभा है, तो वह दुश्मनों से घिरा रहेगा और लंबे समय तक कठोर तिरस्कारपूर्ण ठंडक का सामना करेगा। उसके पीछे रोहन की सांसें भारी हो गईं और उसने सुनना बंद करने की कोशिश की। जो आर्यन अपने पिछले जीवन में महसूस नहीं कर पाया था, उसे इस जीवन में वह सबसे बारीक विस्तार से समझ सकता था। ये वही गहरी अंतर्दृष्टि थी जो उसे 500 वर्षों के जीवन अनुभवों से मिली थी। उसे अचानक अपनी चाची और चाचा और उनकी कितनी धूर्तता याद आए। उसे निगरानी के लिए प्रिया को देना और अपने छोटे भाई को एक बूढ़ी धाई देना, जीवन में अन्य चीज़ों को छोड़कर जो उनके बीच अलग थीं। इन सभी कार्यों के पीछे इरादे थे। वे उसके छोटे भाई के दिल में नाराजगी पैदा करना चाहते थे और भाइयों के बीच दरार पैदा करना चाहते थे। लोग इस बात से चिंतित नहीं होते कि उन्हें कम मिला, लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि उन्हें जो कुछ भी मिला वह अच्छी तरह से वितरित नहीं किया गया। अपने पिछले जीवन में उसके अनुभव बहुत कम थे, जबकि उसका छोटा भाई बहुत मूर्ख और बहुत भोला था। इस प्रकार उसकी चाची और चाचा ने उनके बीच सफलतापूर्वक दरार पैदा कर दी। जागरण समारोह से पहले पुनर्जन्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि स्थिति को बदलना मुश्किल था। लेकिन आर्यन के बुरे तरीकों और बुद्धि के साथ ऐसा नहीं है कि स्थिति को बदला नहीं जा सकता। उसके छोटे भाई को पूरी तरह से दबाया जा सकता है। उस युवा प्रिया को वह जल्द ही रखेल बना सकता है। अपनी चाची और चाचा और कबीले के बड़ों को न भूलें। उसके पास उन्हें हराने के कम से कम कई 100 तरीके थे। लेकिन मेरा ऐसा करने का मन नहीं है। आर्यन ने बेफिक्र होकर आह भरी। तो क्या हुआ अगर वह उसका अपना छोटा भाई था? खून के रिश्ते के बिना उसका छोटा भाई सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। वह उसे कभी भी आसानी से छोड़ सकता था। तो क्या हुआ अगर प्रिया और सुंदर हो गई? प्यार और वफादारी के बिना वह सिर्फ एक शरीर का मांस का ढेर थी। उसे रखेल के रूप में रखना वह लायक नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह उसकी चाची और चाचा थे या कबीले के बड़े? वे जीवन में सिर्फ राहगीर हैं। इन लोगों को हराने के लिए क्यों प्रयास और ऊर्जा बर्बाद करें? हे, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आते, तब तक तुम एक तरफ हट सकते हो और दफा हो सकते हो। मुझे तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है।